देवरानी की भरवा सब्जी, जेठानी की चादर जितनी रोटी। सुबह के समय सभी खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते, तभी देवरानी जेठानी नाश्ता लेकर आती हैं। खाने में बैंगन का भरवा बना देखकर उनकी ननद श्रेया मुंह बनाकर कहती है, ओहो भाभी, भरवा बैंगन, सुबह सुबह ही बैंगन की शक्ल दिखा दी आपने। ऐसे वैसे बैंगन नहीं, मेरे हाथों के बने भरवा बैंगन है, खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब सब्जी की शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा बेचारी का, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो देवरानी जी? हाँ, आपको तो मेरी बनाई कोई भी सब्जी पसंद नहीं आती है जेठानी जी। देवरानी जेठानी में अनबन होते देखकर उनकी सास शैलजा ऊंची आवाज में कहती हैं, तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गई, शांति रखो। और श्रेया, जो बना है चुपचाप खा ले, तुझे कॉलेज के लिए नहीं निकलना है क्या? श्रेया और बाकी सभी शैलजा की बात सुनकर नाश्ता शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं जो शैलजा के मायके से आए होते हैं। शैलजा, कैसी है सब, कुशल मंगल तो है? अरे भाभी, आप इतने दिनों बाद, बहुओं भैया भाभी के लिए खाना लगाओ। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं, जहां कनिका भरवा बैंगन को गरम करती है तो वहीं शिल्पा गरम गरम रोटियां बनाती है और कुछ ही देर में दोनों मेहमानों को खाना परोसती हैं। खाने में भरवा सब्जी और चादर जैसी लंबी रोटियां देखकर रामरती कहती है, ये क्या अनोखा खाना परोसा तेरी बहुओं ने, ये रोटी है या चादर? भाग्यवान नए जमाने की बहुएं हैं, अलग तरीके से खाना बनाती होंगी, तुम चुपचाप खा लो। अरे ये अलग तरीके का खाना दिखने में ऐसा है तो खाने में कैसा होगा? क्यों शैलजा, तेरी दोनों बहुएं मंदबुद्धि हैं क्या? अब बेचारी शैलजा भला क्या बोलती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बड़ी बहू शिल्पा हमेशा से चादर जैसी रोटियां बनाया करती और छोटी बहू कनिका ज्यादातर भरवा सब्जी ही बनाया करती। अब शैलजा के मेहमान जैसे तैसे खाना खा लेते हैं जो उन्हें स्वादिष्ट भी लगता है। वाह बहू वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, पेट भी भर गया और मन भी। हाँ, ठीक ही था। वैसे मेहमान को 56 भोग या कुछ खास खाना परोसा जाता है, पर क्या करे, जो मिला सो खा लिया। कुछ ही देर में मेहमान चले जाते हैं। अब रात के खाने में शिल्पा की बनाई रोटियों को देखकर कनिका कहती है, जेठानी जी, आप ये चादर जैसी रोटियों की जगह कुकर में सीटी लगाकर चावल ही बना देती। एक तो इतनी मेहनत करके मैंने रोटियां बेल कर सेकी हैं और तुम उसे खाने में भी ना नुकुर कर रही हो। मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, जिसको खानी है खाए, वरना अपने लिए खुद बनाए। हाँ हाँ, बना लूंगी, मुझे खाना बनाना आपसे तो अच्छा आता है। देवरानी जेठानी के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, लेकिन परिवार को तो जैसे इसकी आदत हो चुकी थी, इसीलिए सभी उन दोनों को छोड़कर खाने पर ध्यान देते। अब बीतते समय के साथ कनिका रोज अलग अलग भरवा सब्जी और शिल्पा लंबी रोटियां बनाया करती। एक दिन भरवा भिंडी को देखकर ससुर गिरधारी कहता है, बहू, इस भरवा सब्जी में बहुत तेल मसाला डलता है जो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अब से मैं सादी सब्जी ही खाऊंगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, वरना मैं ही कुछ सादा बना देती। अपने सास ससुर की बात सुनकर कनिका गुस्से में कहती है, वाह पापा जी, मेरी बनाई भरवा सब्जी से आपको बहुत दिक्कत है, लेकिन जेठानी जी की चादर जैसी रोटियां तो आप झट से चबा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तो बस। रहने दीजिए पापा जी, आप बड़े होकर ही भेदभाव कर रहे हैं तो घर के बाकी सदस्यों से मैं क्या ही बोलूं। कनिका मायूस होकर वहां से चली जाती है तो वहीं उसकी जेठानी मन ही मन मुस्कुराती है। कुछ दिनों बाद शैलजा का जन्मदिन आता है तो उस दिन वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो बहुओं, मैंने तुम्हारे बनाए खाने की कभी बुराई नहीं की, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी पसंद का खाना बनाओ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज आपका जन्मदिन है, आपकी पसंद का खाना तो बनना ही चाहिए। हाँ माँ जी, बोलिए क्या खाना है आपको? ये हुई ना मेरी बहुओं वाली बात, मुझे ना आज आलू की चटपटी सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ी खानी है। शैलजा दोनों बहुओं को खाने में अपनी पसंद बता देती है और दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ ही देर में सभी खाना खाने बैठते हैं। चलो आज तो भरवा सब्जी और रोटी से कुछ हटके खाने को मिलेगा। सही कहा भैया, अपने इसके चक्कर में तो मैं कैंटीन से ही लंच किया करती थी। सच में बहुत दिनों पर आलू पूड़ी खाऊंगी मैं। सभी घरवाले बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी दोनों देवरानी जेठानी खाना लेकर आती हैं, लेकिन खाना देखकर सभी की बेसब्री की खुशी अचानक से दुख में बदल जाती है। ये क्या बनाया तुम दोनों ने? जिसकी माँ जी ने फरमाइश की थी, ये पूड़ियाँ और ये आलू की भरवा सब्जी। भाभी, ये पूड़ियाँ तो आपकी चादर वाली रोटियां ही लग रही हैं। और ये आलू की भरवा सब्जी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने भी आज ही बनाने की कोशिश की है, आप लोग खाकर देखिए ना।
कुछ अलग खाने की आस में बैठे सभी घरवाले वही चादर सी लंबी पूड़ियां और भरवा सब्जी देखकर निराश हो जाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद श्रेया अपनी माँ से बात करते हुए कहती है, माँ दोनों भाभियां तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक काम करते हैं, इन्हें कुछ दिन रसोई से दूर ही कर देते हैं। सही कह रही है, वैसे भी दोनों को खाना बनाना तो बहुत पसंद है। कुछ दिन रसोई में ना जाने से क्या पता अकल ठिकाने आ जाए। दोनों माँ बेटी देवरानी जेठानी को कुछ दिनों के लिए रसोई से दूर रखने का प्लान बनाती है। अगले दिन जैसे ही कनिका और शिल्पा रसोई में जाने लगती हैं, तभी श्रेया रसोई में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है और खिड़की से कहती है, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप दोनों जाकर आराम से बैठिए। लेकिन तुम्हें तो खाना बनाने ही नहीं आता है ना श्रेया, और आज से पहले तुमने कभी खाना बनाया ही नहीं। तो क्या हुआ भाभी, अब बनाऊंगी तभी सीखूंगी ना, इसलिए आज का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, आप दोनों किचन से बाहर ही रहिए। दोनों वहां से चली जाती हैं। अब शाम के समय भी शैलजा उन दोनों के आने से पहले ही खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और दोनों को रसोई के गेट से ही वापस भेज देती है। अगले 2-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को ना ही अपनी पसंद का खाना बनाने को मिलता है और ना ही खाने को। तभी दोनों एक दिन परेशान होकर अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी क्या बात हो गई, आपने तो हमारा किचन में आना जाना ही बंद कर दिया है। हाँ माँ जी, ऐसी क्या नाराजगी हो गई हम दोनों से आपको? नाराजगी तुम दोनों से नहीं, तुम दोनों की बनाई भरवा सब्जी और चादर जैसी लंबी रोटियों से है बहू। इसलिए अब तुम दोनों रसोई में तभी जाओगी जब तुम भरवा सब्जी और चादर जैसी रोटियां नहीं बनाओगी। बोलो मंजूर है, तभी रसोई में पांव रख सकती हो। अब रसोई में जाने के लिए सास की ये शर्त सुनकर दोनों दुविधा में पड़ जाती हैं और आखिर में शर्त मान ली जाती है। लेकिन अगले दिन दोनों वही भरवा सब्जी और चादर सी रोटियां परोस देती हैं और समीर सभी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। जब घर में खाना बनाए तो आपने बाहर से क्यों मंगवाया? क्योंकि हम भरवा सब्जी और रोटियां चबाकर थक गए हैं, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए फालतू खर्चा, हमें क्या। अब घर के खाने से बचने के लिए कभी समीर तो कभी आरव बारी बारी रोज ही बाहर से खाना मंगवाते और शैलजा एक दिन कहती है, देख लो बहुओं, तुम्हारे कारण रोज बाहर से खाना आ रहा है, इसलिए अब से ना तुम्हें राशन के पैसे मिलेंगे और ना ही तुम्हारे खर्चों के लिए। लेकिन ये खाना तो आप लोग मंगवा रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि आप दोनों एक ही तरह का खाना बना रही हो इसलिए। अब दोनों बहुओं को कोई भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, घर में कोई सब्जी नहीं बचती और राशन के साथ साथ आटा भी खत्म हो जाता है, जिससे बाकी घर वाले तो बाहर के खाने से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन देवरानी जेठानी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। जेठानी जी, 1 हफ्ता हो गया, अब तो भरवा सब्जी बनाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है और बाहर से कुछ खाने के पैसे भी नहीं। खाना छोड़ो, मुझे तो पहनने के लिए साड़ी लेनी थी और अपने गहने भी पॉलिश करवाने थे, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं है खर्चने के लिए। जेठानी जी, मैं तो कहती हूँ बस बहुत हुआ, अब हमें चलकर माँ जी को कह देना चाहिए। मुझे भी यही सही लगता है। दोनों मुंह लटकाए घर वालों के पास जाकर कहती हैं, माँ जी हमें समझ आ गया है कि एक ही तरह का खाना रोज रोज खाना कितना बोरियत भरा होता है। हाँ माँ जी, अपनी जिद के चक्कर में हम आप लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाए, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है, इसलिए आप सब हमें माफ कर दीजिए। चलो, पैसों की किल्लत से ही सही, आप दोनों को अकल तो आई। तभी शैलजा उन दोनों को माफ कर देती है और उन्हें खर्च के लिए पैसे भी देती है, जिसके बाद से दोनों हमेशा भरवा सब्जी और चादर जैसी रोटी के अलावा और पकवान बनाकर अपने परिवार को खिलाया करती। चाची आ गई, चाची आ गई। बिट्टू बेटा, मम्मी या दादी को थाली दे दो। आप मत लो, आप जल जाओगे और ठंड हो रही है, जाओ स्वेटर पहन लो। नहीं नहीं, पहले मैं आपका घर प्रवेश करवाऊंगा। बिट्टू तू मानता क्यों नहीं है, ला इसे मुझे दे। ये कहकर माया अपने बेटे को स्वेटर पहना देती है और सास आरती की थाली लेकर अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। लो, आखिर घर में एक और मुर्गी आ गई जो अब से इनकी तरह बदबू फैला कर रहेगी। बिल्कुल सही बोली, तो पता नहीं क्या होगा बेचारी बहू का। अच्छे घर से होगी तो वो सब नहीं झेलेगी जो हम झेलते हैं। माँ जी, जेठानी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं और क्यों ऐसे हंस रहे हैं? अरे बहू, उनकी बात मत सुन, इनको तो आग लगी है ना। मेरे घर में बहू आई है तो चुगली चपाटी तो करेंगी ही। अगर तुम लोगों का हो गया है तो चली जाओ यहाँ से, अब हमें अपने घर में शांति से रहने दो। हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम। हाँ हाँ देवरानी जी, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग तो हैं ही ऐसे, मुंह खुलेगा तो सिर्फ बकवास करेंगे। घर में आने के बाद दूल्हा दुल्हन में अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई जाती है, जिसके बाद थकान से सब सो जाते हैं। अगले दिन छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां वो नहा धोकर हलवा बना रही होती है कि जेठानी आ जाती है। अरे हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया जेठानी जी, और आप ऐसे कैसे आ गई रसोई में, नहाई नहीं? क्या माँ जी आपको रसोई में बिना नहाए आने देती हैं?
अरे माँ जी तो खुद ऐसी हैं, मुझे क्या ही बोलेंगे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल है मेरा भी अब। क्या जेठानी जी, समझ नहीं आया, आपने कुछ बोला? तालाब, मछली? अरे वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। ये सब छोड़ो, और ठंड ज़्यादा हो रही है तो मैं इसलिए भी नहा नहीं रही, कल नहा लूँगी मैं। नहीं नहीं दीदी, बिना नहाए नहीं रहना चाहिए, और अभी तो आपको मेरे साथ न जाने कौन कौन सी रस्म करवानी है। जाइए ना, नहा लीजिए, मैं भी गीज़र ऑन करके आई हूँ, पानी भी गर्म है। नहाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब इसके बोलने की वजह से नहाना ही पड़ेगा, वरना इसे मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं नहाती नहीं हूँ सर्दियों में। माया गर्म पानी से जाकर नहा लेती है। कुछ ही देर में काव्या पहली रसोई का खाना बनाकर सबको परोस देती है, जहां सब बिना नहाए बहू के सामने बाल गीले करके मुंह धोकर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, शुरू के दिनों में ही इतनी ठंड है, तो जब ठंड आएगी तब मेरा क्या होगा? फिर आरती टूथब्रश, फेस वॉश करके, कपड़े बदलकर, ढेर सारा परफ्यूम लगाकर अपनी भाभी के सामने बैठ जाती है। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, लाइए मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम पानी की जगह परफ्यूम से नहाकर आई हो क्या? कितनी महक रही हो। और ये करती भी क्या है बहू? तभी अचानक से आरती को जोर जोर से खांसी आने लगती है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पापा की तो आदत है ऐसी छोटी छोटी मस्ती मजाक करना। देखो ना माँ पापा को। अरे 28 सालों से देख ही रही हूँ। फिर सब खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। 4 दिन गुजर जाते हैं। काव्या अजीब सी चीज घर में महसूस करती है। सास ससुर के पास से उसे बदबू आ रही थी, साथ ही हर कोई नहाने के बहाने लगा रहा था, यहाँ तक कि छोटा बच्चा बिट्टू भी नहीं नहाया था। अरे दीदी, मुझे इस घर में आए हुए 4 दिन हो गए, आपने जब से बिट्टू के कपड़े नहीं बदले और ना ही नहलाया। अरे ठंड हो रही है, ज्यादा नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, और तुम्हें तो पता है बच्चों को कितनी जल्दी सर्दी लग जाती है। दीदी, पर आप भी तो नहीं नहाई, और मैं तो घर में किसी को भी नहाते हुए। क्या मतलब, आप घर में सबको नहाते हुए देखना चाहती हो? आपको शर्म नहीं आती है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए दीदी, बिट्टू छोटा है, इतनी सर्दी अभी आई नहीं है जितना इस घर में बवाल मचा हुआ है। आप उसको नहलाकर तुरंत धूप में बिठा दीजिए। बच्चे तो नहाकर सो जाते हैं, और आप भी नहाया करिए। नहीं नहाते हैं ना तो शरीर से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, वरना इरिटेशन, रैशेस, खुजली, ये सब होता है। तुम सही बोल रही हो, अब से मैं नहा लिया करूंगी। आरती, तुम भी नहाई नहीं हो ना? जाओ नहा लो, 5 मिनट नहीं लगते हैं पानी को गर्म होने में। नहीं नहाना, आप दोनों नहाओ, ठंड से मैं पगला रही हूँ और आपको नहाने की पड़ी है। जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना आरती, तब तुम्हें समझ आएगा। फिर माया अपने बेटे को नहलाकर खुद भी नहा लेती है और उसे लेकर धूप में बैठ जाती है। काव्या का पति राजन भी नहाने से मना कर रहा था, लेकिन पत्नी की बड़ी बड़ी आंखें देखते ही डर से वो भी नहा लेता है। वहीं घर में लोग नहाते नहीं थे, जिसकी वजह से एक दिन वो नंद पर ठंडा पानी पाइप से डाल देती है, जिससे वो भीग जाती है। अरे राम राम, अरे भाभी, आप दोनों ने क्या कर दिया? आप दोनों पागल हो क्या? क्यों डाला मुझ पर ठंडा ठंडा पानी? बोला था ना मैं नहीं नहाऊंगी। पर अब तो तुम भीग ही चुकी हो, जाओ जाकर नहाओ, गीजर का पानी गर्म है। नहीं नहाऊंगी मैं, आपको जो करना है कर लो। वहीं सास ससुर भी रजाई में बैठे होते हैं और रजाई में ही दोनों बहू से आलू के पराठे और चाय मांगते हैं। अरे बहुत ठंड हो रही है। अच्छा हुआ बहू तू चाय पराठे ले आई, जरा हीटर भी चालू कर दे। हाँ बहू, आजकल ज्यादा ही ठंड बढ़ती जा रही है। माँ जी, पापा जी, अभी तो सर्दी को शुरू हुए 15-20 दिन हुए हैं। जनवरी फरवरी में आपका क्या हाल होगा? अभी कोई जरूरत नहीं है, और अभी से ही आप लोगों ने नहाना बंद कर दिया। चलिए जाकर नहा लीजिए, गीजर में पानी गर्म है। हाँ, हम नहीं नहाएंगे बहू। हाँ बहू, बहुत सर्दी है। अरे काव्या, मैं तो इन्हें समझा कर परेशान हो गई हूँ, और इनको देखकर मैं भी ऐसे ही करने लगी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम ही समझाओ। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को पाठ पूजा भी तो करनी होती होगी सुबह की, और ऐसे एकदम से नहाना बंद करने से बीमारी बढ़ जाती है। वैसे भी आपको कौन सा ठंडे पानी से नहाना है? गर्म पानी है, इतना क्यों डर रही हैं? अरे नहीं बहू, तुम जाओ दोनों यहाँ से, चाय और आलू के पराठे ठंडे हो रहे हैं, खाने दो। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आकर काम करने लगती हैं। पता नहीं कैसा ससुराल है मेरा, बिना नहाने वाला। दीदी, आपके सामने भी सब ऐसे ही करते थे क्या, जरा सी सर्दी आने पर? नहीं, ये लोग पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन मेरे आने के काफी टाइम बाद इन्हें छोटी छोटी चीजों का आलस हो गया, और उसके बाद नहाती भी नहीं है। खुद परेशान हूँ अपने बिना नहाने वाले ससुराल से। उस दिन याद है ना, जब तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा था तो पड़ोसी लोग यही बोल रहे थे।
मैंने प्यार से समझाकर सारी कोशिश कर ली। अब हमने जो आरती के साथ किया था वही पापा जी के साथ करेंगे, वरना खुजली का पाउडर जिंदाबाद। पर ध्यान से, कहीं उन दोनों को कोई तकलीफ ना हो जाए। ठीक है दीदी। देवरानी जेठानी अलग अलग पैतरे अपनाकर देख चुके थे, इसलिए वो अपने सास ससुर के कपड़ों में खुजली का पाउडर डाल देती है, लेकिन वहां बिट्टू पहुंच जाता है। चाची खुजी खुजी हुई है, खुजी। अरे निकम्मे, तुझे किसने बोला था यहाँ आने को? काम बढ़ा दिया ना। चल तुझे नहला कर लाऊं, वैसे भी 2 दिन हो गए थे तू नहाया नहीं था। माया अपने बेटे को नहलाने चली जाती है। वहीं सास ससुर भी बिना नहाए सुबह सुबह अपने कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आते हैं। बंदर की तरह खुजली का डांस करने लगते हैं। अरे मोरी मैया, अरे मैया, ये क्या हो रहा है? अचानक से मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? और मुझे भी लगता है नहाना पड़ेगा। हाँ, आप सबको नहाना ही पड़ेगा। लगता है ना नहाने से आप लोगों को कुछ इन्फेक्शन हो गया है। देखा, मैं बोल रही थी ना, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। अरे बहू, हम सब समझते हैं तुम देवरानी जेठानी ने जरूर हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जिस वजह से हम नहा ले। आज तो नहा रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद फिर नहीं नहला पाओगी। चलो चलो, नहीं, पहले मैं नहाऊंगी। अरे नहीं, पहले मैं नहाऊंगा। अरे नहीं मम्मी पापा, पहले मुझे नहाने जाने दो। बंदर की तरह खुजली करते हुए सबके सब बाथरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वसुंधरा घुस जाती है और बाप बेटी परेशान होते रहते हैं। वहीं देवरानी जेठानी खुश होती है। वाह देवरानी जी, तुमने सबको नहाने पर मजबूर कर दिया। सो तो है। दिन गुजरते हैं। देवरानी जेठानी 4-5 दिन बाद सबको नहलाने की कोशिश करती है और सास की तो पड़ोसन के सामने बेइज्जती कर देती है, जिस वजह से वो नहा लेती है। पर अब काव्या की तबीयत खराब होती है। वो घर में उल्टी करने लगती है, क्योंकि न नहाने की वजह से घर वालों के शरीर से काफी बदबू आने लगती है। बदबू से काव्या परेशान हो जाती है और कहती है, अरे बहू, तुझे क्या हो गया है? उल्टी करती जा रही है। डॉक्टर को घर पर बुलाएं क्या? प्लीज प्लीज माँ जी, पापा जी, प्लीज मेरे पास मत आइए। आप दोनों के ना नहाने की वजह से जो बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ जी, पापा जी, वो प्रेग्नेंट है। घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अगर आप नहीं नहाओगे तो आप अपने पोते को भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि बच्चे को अपने आसपास स्वस्थ चीज चाहिए होती है। ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। माँ जी, पापा जी, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वहीं बेबी करूंगी। नहीं बहू, तू परेशान मत हो। अरे हम रोज नहाया करेंगे, पर तू यहीं रहना, हम तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम सब अभी नहा कर आते हैं। हाँ। ये कहकर ससुराल वाले एक एक करके नहा कर आ जाते हैं और साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। वसुंधरा भी अपनी छोटी बहू का ख्याल रखती है, जिससे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।